चलिए बेटा, अपने को आगे कौन सा टाइप लेना है? 8, ठीक है, टाइप 8। ध्यान दीजिए बेटा, था टाइप 8 में ये आपका एक रिजिड सपोर्ट है, उसके साथ एक पुली अटैच्ड है। ओके, और यहां पर इस तरह से 2 ब्लॉक्स लटके हुए हैं, वन ऑफ मास m1, अनदर ऑफ मास m2। अब मान के चलिए कि भैया आपका m2 इज ग्रेटर देन m1, ऐसे इमेजिन करके चलो, तो होगा क्या? ये वजन नीचे जाएगा और ये वजन ऊपर आएगा, इधर दर 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 नीचे जाएगा, इधर दर दर ऊपर जाएगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ रहेगा, है ना बेटा? अब सवाल उठा, ये 2 चीज़ें पूछेगा तुमसे, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबसे पहले सवाल उठा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, जैसा कि मैं अगर कहूँगा, या फिर चलो इतना नहीं डायरेक्ट, अगर मैं कहूँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब मैं कहूँगा ठीक है भाई, नेट पुलिंग फोर्स है कितना? देखिए m2g क्या कर रहा है? वेट पूरे सिस्टम को नीचे खींच रहा है, मगर m1g अब वेट क्या कर रहा है? उसको अपोज कर रहा है, वही मोशन को। तो मैं कहूँगा m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। मॉड्यूल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है तो मैं उसके तहत आपसे पूछना चाहूँगा। मान लो कि अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी रही, इधर राइट साइड इधर ले लेता हूँ मैं, इधर से आओ, तो देखो इधर, अगर सिचुएशन ऐसी रही तो अब आप मुझे बताइए एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलो, अरे ट्राई करो, गलत तो गलत, टेंशन नहीं। अरे भाई ये लॉजिक लगाओ ना, लॉजिक। यहाँ पर क्या करे थे अपन ने? कितना वजन नीचे खींच रहा या कितना फोर्स नीचे खींच रहा, उसमें से अपोजिंग फोर्स को आपने वेट को माइनस किए थे, पूरे मास ऑफ द सिस्टम से फिर डिवाइड किए थे। अब बोलो बोलो, अरे बिंदास बोलो, F माइनस mg अपॉन m, सही है ना? अब नेट पुलिंग फोर्स क्या है? F है। आपका पूरे सिस्टम को नीचे कौन खींच रहा? F फोर्स खींच रहा, और ये वेट mg तुम्हारे को आसानी से जाने देगा क्या? अपोज करेगा ना। तो भाई ये वेट mg तुमको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो F माइनस mg अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इसको तो कोई मास ही नहीं है ना, मास तो इधर ही सिर्फ, अपॉन m। आया समझ में? ये याद रखना, मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस है। तो खैर यहाँ हम लोग ने देखा, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। और अब आई बारी टेंशन की, टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो जहाँ तक रस्सी रहती है अखड़, वहाँ तक के आपका टेंशन कैसा होता है? सेम। यहाँ सब जगह टेंशन क्या होगा? सेम, है ना? यहाँ T और यहाँ T। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि यहाँ टेंशन T रहेगा। अभी T की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करूँगा मैं? तो बोले ठीक है, T की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे सकता हूँ, या चलो यहाँ से शुरू करते अपन। मान लो आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ली, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा? ऊपर जा रहा। तो T इक्वल्स टू m1 g प्लस ए, और मैं बोलूँ मेरे पास m1 की वैल्यू नहीं है, m2 की वैल्यू ज़रूर है। तो अब कैसा? T इज इक्वल्स टू m2 g माइनस ए, है ना? अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि भाई मान लो एक्सेलरेशन नहीं है मेरे पास, तो अब क्या? तो तब टेंशन का फॉर्मूला आएगा T इक्वल्स टू ट्वाइस m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये है टेंशन कैलकुलेट करने का शॉर्ट फॉर्मूला एकदम, अगर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन नहीं है तो, है ना? मान लो तुम्हारे को एक्सेलरेशन निकालना जान पे आ रहा, बहुत टाइम जा रहा है बोले, है ना? m1 m2 है ना मेरे पास, उससे निकालो। तो 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। आई बात समझ में आपको? ठीक है।
अब इसमें देखो ऐसा एक अक्सर सवाल पूछा जाता है, एक पर्टिकुलर मतलब मॉड्यूल में तो नहीं है अपने, एक पर्टिकुलर उसमें था, एक स्टूडेंट ने मेरे क्वेश्चन लाया था कि भैया एक पूरा का पूरा सिस्टम है, अब पूरे के पूरे सिस्टम को ऊपर खींचा गया, मतलब यहाँ से, समझ रहे क्या, ये पूरा का पूरा पुली जो है मैंने उसको ऊपर खींचा। तो अब बोले टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आएगा। मान लो पूरे के पूरे सिस्टम को आपने एक्सप्रेशन ए से ऊपर खींचे, तो अब टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आएगा, उसमें जिसमें क्वेश्चन आया था। अब देखो क्या खास होता है कि जब आप पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सप्रेशन ए से ऊपर खींचते हैं तो पूरे सिस्टम पे नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगता है। क्या लगता है? सूडो फोर्स। और जब सूडो फोर्स लगता है तो ये जो है आपका वेट नीचे की तरफ बढ़ जाता थोड़ा सा। तो अब इस सिचुएशन में क्या रहेगा, तो इस सिचुएशन में इफ द होल सिस्टम is pulled upwards with acceleration a, then t is equals to, ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा m1 m2 g प्लस a अपॉन m1 प्लस m2। सिंपली क्या हो जाएगा, m1 m2 g प्लस a। अरे भैया एक्सप्रेशन तुम बोल रहे ना सूडो फोर्स लगा नीचे की तरफ, तो अब एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगा उसके अंदर। अब फिर समझ में आ रहा कि अगर पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर खींचा गया विथ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये बातों को याद रखो, विथ रिटार्डेशन, तो अब क्या g प्लस ए की जगह आ जाएगा g माइनस ए, है ना। अगर नीचे ले जाया गया विथ एक्सेलरेशन, नीचे ले जाया गया विथ एक्सेलरेशन, तो उस सिचुएशन में भी फॉर्मूला बनेगा 2m1 m2 g माइनस ए अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलो लिखो। वाह भाई वाह, ये जब तक कैलकुलेट करो फिर ये हो बात। तीन किलो का, ये 1 किलो का है, जाहिर बात है 3 किलो वाला नीचे जाएगा, 1 किलो वाला ऊपर जाएगा। ये एक्सप्रेशन ए से नीचे गया, ये एक्सप्रेशन ए से ऊपर गया, है ना। कितना बेटा, 5 आ रहा मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू 10 डाल के ना। हाँ, और टेंशन एक्सप्रेशन आया होगा 3g माइनस 2g अपॉन 3 प्लस 2, है ना, मास ऑफ द सिस्टम 3 प्लस 1, सॉरी
3g माइनस जी होगा, फिर ये 3 + 1, तो 3g माइनस जी क्या हो जाएगा 2g अपॉन 4, ये हो जाएगा 20 अपॉन 4, ये आ जाएगा 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, है ना। अब आप देखो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते, ये दोनों भी यूज़ कर सकते, दिमाग लगाओ, एक्सप्रेशन है तो इजीली क्या देगा आपको। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मास का, m1 g + a, 1 किलोग्राम 10 + 5 15 न्यूटन आ गया आंसर, है ना। अब कंसेप्चुअली देखो उसको, कंसेप्चुअली जब सॉल्व करते तो कैसा करते, कंसेप्चुअली। हाँ चलो मेथड सेकंड, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ वो जानना भी ज़रूरी है आपको कि कंसेप्ट क्या लग रहा, कैसा लगा। कनेक्टेड मोशन में हम जानते हैं ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो हम लोग उस पर बेसिक आपका जो स्टेप्स है, रूल है, वो फॉलो कर सकते हैं। बोले कैसा, मान लो कि फ़िलहाल ये ब्लॉक को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक को, सब लोग गौर से देखें, ये ऊपर गया तेज़ी से, एक्सेलरेशन उसको ऊपर की तरफ हुआ। मैं बोलूँगा ठीक है, सबसे पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ठीक है बना देते हैं। ये 1 किलो का ब्लॉक है, उसको ऊपर की तरफ लगा फोर्स टेंशन T, और नीचे की तरफ उसको लग रहा है उसका वेट 1g, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, और इसका एक्सेलरेशन किधर हुआ है बेटा, ऊपर की तरफ। फिर मैं कहूँगा ओके, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस ये कितना है T - 1g, मगर टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस ये तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो T - 1g इज इक्वल्स टू 1a, T इज इक्वल्स टू फिर ये हो जाएगा 1g उधर जाएगा प्लस 1g प्लस 1a, देखो T इक्वल्स टू 1g प्लस a, देखो T इक्वल्स टू वही आपका आंसर फिर जो 15 न्यूटन आएगा। आया समझ, ये कंसेप्चुअल मेथड है। अब वो सेम सिचुएशन वहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप 3 किलोग्राम का वो लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसका वेट 3g नीचे की तरफ रहेगा, टेंशन T ऊपर की तरफ रहेगा। अब उसका एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है, तो समेशन F1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, 3g - T, है ना। देख लो आपने, तो मैं बता देता हूँ, 3 किलो का डब्बा, नीचे लग रहा वेट 3g, आ रहा टेंशन T, एक्सेलरेशन A नीचे की तरफ, तो मैं बोलूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस वो आएगा 3g - T, क्योंकि नीचे हो रहा ना, तो ये पावरफुल है 3g - T, मगर भले भैया वो तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता, तो 3 × a। अब दोनों को इक्वेट करो, तो 3a इज इक्वल्स टू 3g - T, T को ला लो इधर, T इक्वल्स टू 3g - 3a, T इक्वल्स टू 3g - a, है ना। वही देखो फॉर्मूला वही बन रहा है, g - a वाला, तो 3 ये यहाँ था ये, है ना। तो देखो ये फिर बाद में g की वैल्यू डालेंगे आप, जो कि कितनी है 10, वो 5, 10 - 5 5 होता, 5 3 15, वही आंसर आ रहा है 15 न्यूटन। तो एक ही वैल्यू को निकालने के कितने तरीके हो जा रहे हैं। एक तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी है आपके पास, ये भी देखो कौन सा, सॉरी ये वाला 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और ये वही आपके कंसेप्चुअली अगर जा रहे हैं स्टेप वाइज, तो ये चौथा 1, है ना। ये जानना ज़रूरी है, ये समझ के रखो कि हाँ ये ऐसा सॉल्व करने का असल तरीका ही है ना। मगर अपन यहाँ पर जो है डायरेक्ट जहाँ यहाँ जंप कर रहे हैं अपन, है ना, कभी यहाँ जंप कर रहे हैं तो कभी फिर यहाँ पर देखो यहाँ ये जंप कर रहे हैं अपन डायरेक्ट, है ना, इस तरह से। ओके चलिए, क्या ये क्वेश्चन लिखना और डायग्राम बनाना हो गया था आपका? किसी का बाकी है क्या? क्वेश्चन एंड डायग्राम बाकी है? जल्दी लिखिए, 1 मिनट देना आपको मैं, मुझे डायग्राम बदलना है।
हुआ? इन ईच स्ट्रिंग एक्सेल अभी थोड़ा सा डायग्राम में बदलाव आ जाएगा। ये देखो बेटा, ये करो, फिर अगला क्वेश्चन मैं वहां पोस्ट कर रहा हूँ। जब तक ये ट्राई करो, जिसका हो गया वो ये ट्राई करो, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ। ये 3 किलो वाला रहने देना। Two unequal masses of 1 kilogram and 2 kilogram are connected by an inextensible light string passing over a smooth pulley as shown in figure. First up, a force capital F equals to 20 Newton is applied on 1 kilogram block. First up, find the acceleration of either block. चलिए करिए सॉल्व। हाँ, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? 20/3। चलो देखते हैं। एक्सेलरेशन होगा आपका नेट पुलिंग फोर्स। तो 4 किलो का और 6 किलो का वजन पूरे सिस्टम को नीचे खींच रहा होगा। तो 4G प्लस 6G और 2 किलोग्राम का वजन अपोज कर रहा है -2G अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम 6 + 4 + 2। तो 6G 4G 10G ये हो जाएगा 8G अपॉन ये कितना हो रहा 12, यानी कि ये हो जा रहा 8 × 10 अपॉन 12। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा
तो एक्सेलरेशन हो जा रहा है आपका 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात सही है। (20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रही बात टेंशन निकालने की। देखो ये रस्सी का टेंशन आप 4 किलो के डब्बे से भी निकाल सकते और 2 किलो के डब्बे से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक के कैसी है, सेम है। मगर आपकी चालाकी होशियारी किस में रहेंगी, समझदारी बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, किससे निकालने में रहेगी, 2 किलो के डब्बे से, है ना। इसको पकड़ो आप, ये ऊपर जा रहा ना विथ एक्सेलरेशन a, तो T1 = 2 g + a, है ना, मास, और ये g + a का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो फिर क्या आएगा, 2 10 + 20/3। बताओ क्या आ रहा है कैलकुलेशन, 30 + 20 100/3 आ रहा हो। Newton. Now the another thing is T2. है ना, T2 यहाँ से भी निकाला जा सकता है, यहाँ से भी निकाला जा सकता है, और यहाँ से यहाँ तक सेम है ना। मगर समझदारी किस में, किसको लेंगे आप, 6 को कि 4 को? 6 को। 6 अकेला है ना डब्बा, उसके ऊपर जो रस्सी है। अब ये 4 किलो के ऊपर तो T1 भी है, T2 भी है, फिर इसका खुद का वेट भी है, 4G भी है, 3 फोर्सेस लग रहे हैं इसको। अरे देख, इसको ऊपर T1 लग रहा, इसका वजन की वजह से T2 लग रहा, और इसके खुद के वजन ग्रेविटेशनल फोर्स 4G भी लग रहा है, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, इसको 2 ही लग रहे, इसको ही लो पकड़ो आप। तो ये अब क्योंकि ये देखो ये ऊपर जा रहा था इसलिए G + a किए थे, ये सिस्टम नीचे जा रहा, तो 6G - a, है ना, 10 - 20 है ना /3, 3 10 = 30, 30 - 20 10, 10/3, 3 1 = 3 2 = कितना वाला देख लो। मैंने डायरेक्ट काट डाला, तुम करो भाई, तुम बोलेंगे सर ये कैसे काट डाले आपने है ना, तुमको बता देता मैं आप। मैंने थोड़ा आगे का तक के काट डाला था, 3 10 = 30, 30 - 20 10, वो होता 10/3, फिर उसके बाद आप ये कैंसिल होता 20 न्यूटन। ऐसा था वो वैसे ही, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आने वाला था, है ना। तो ये था हमारा, एक्सप्रेशन भी आ गया, टेंशन भी आ गया। तो चलो दोनों आंसर्स मिल गए हमको। अब आइए इस पे, सोचिए इसका क्या आएगा। सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना है ना, चलो अच्छी बात है, मगर तुमको मैं टेंशन भी निकालने लगाऊंगा। Two unequal masses of 1 kilogram and 2 kilogram are connected by an inextensible string like passing over a smooth pulley as shown in figure. Okay, a force F = 20 न्यूटन। अब जाहिर बात है ज़्यादा है ये, क्योंकि इसका 10 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, यानी कुल मिला के हो जा रहा 30 न्यूटन, और यहाँ सिर्फ 20 न्यूटन है। तो ये सिस्टम नीचे जाएगा। अब ये सिस्टम नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। बताओ एक्सप्रेशन क्या आएगा, बोलो। What could be the acceleration? कितना? F माइनस F + 1G - 2G/1 + 2, है ना। ये फोर्स नीचे खींच रहा, ये वजन भी सपोर्ट कर रहा उसको। हाँ भाई, मैं भी वही चाहता था, बोले भाई मेरी औकात नहीं थी 2 किलो को खींचने की, इसलिए तेरे को बुलाया, है कि नहीं। ये आया, इसने फोर्स लगाया, इसको खींचा, तो फोर्स तो नीचे खींच रहा, और 1 किलोग्राम वो भी वही चाहता था, है ना, वो भी वही फोर्स लगा रहा है। अब दोनों मिलकर खींच रहे, तो अब ये ऊपर धड़ जाएगा ऊपर। तो मैं बोलूँगा देखो F और 1G ये दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं 2G के खिलाफ। वो बोल रहे हैं इसको अपन ऊपर खींचेंगे, है ना। तो -2G अपन मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में 2 ही मास है, 1 + 2, है ना। F कितना है 20, 1G मतलब 10 - 20,
अपॉन 3, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब मुझे बताओ बोनस में इसका टेंशन क्या आएगा? टेंशन क्या आएगा? 50/6। देखते हैं टेंशन तुम कहाँ से निकाल रहे? यहाँ से निकाल सकते हैं मगर कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? एफ भी है, यहाँ कुछ नहीं है सिवाय टेंशन के। वो उसका वेट भी है नो डाउट। तो 2 किलोग्राम के ब्लॉक को पकड़ूंगा मैं, और अब ये ऊपर जा रहा ना, तो 2G+A 10+A। A कितना है? 10/3, 80/3, 3 10 30, 30 + 10 40, 40 × 2 80/3 है ना। यहाँ से भी निकाल सकते थे, आंसर वही आता था, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था, थोड़ा सा। लिख लो, जल्दी लिखो। चलिए बेटा, अब हमको देखना है आखिरी टाइप कांस्टेंट मोशन का या कनेक्टेड मोशन का, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 9। टाइप 9 ओके। इसमें मूवेबल पुली सिस्टम कहा जाता है इसे। उसमें से एक पुली मूवेबल होती है ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मास M1 अटैच्ड है, और यहां से ये रस्सी जो गई है वो किसी और पुली से अटैच्ड है। ये मास M2, ये मास M3। इस तरह से सिचुएशन है, और हमसे पूछा जाता है एक्सेलरेशन निकालो, फिर पूछा जाता है टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करो। नीट में आने के चांसेस इसके बहुत कम है, रेयर है, बहुत रेयर है ना। नीट वालों को मैं बोल सकता हूँ तुम शांति से थोड़ा सा इत्मीनान कर सकते। जेई वालों को फोकस करना चाहिए इस पर। और मैं अगेन कहूँगा, मैं जो बता रहा हूँ इससे एग्जैक्ट इसी टाइप का डायग्राम आएगा नहीं, वो घुमा फिरा के कुछ भी कर सकते थे, है ना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाना है, जो मैंने रूल्स बताया था आपको, स्टेप्स वो, और अभी जो बताने वाला हूँ वो रूल्स लगा के इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये पुली P1 है और ये पुली P2 है। इसमें से कौन सी वाली पुली फिक्स्ड है और कौन सी वाली पुली जो है वो मूवेबल है? P1 क्या है? फिक्स्ड है, और P2 क्या है आपका? मूवेबल है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक पूरी रस्सी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरी एक रस्सी है यहाँ पे। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे मालूम क्या? आप लोकेशंस को मार्क करेंगे। बोले कैसे? इसको मैं मानूंगा बेस, मेरा फिक्स्ड पुली का जो अपर पार्ट है। कोई कोई बेस यहाँ से कैलकुलेट करता है, कोई कोई यहाँ से कैलकुलेट करता है, कोई कोई यहाँ से भी कैलकुलेट करता है। मुझे ये सही लगता है, तो ठीक है, ये हैगा बेस। मैं यहाँ से हर एक मूवेबल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखूंगा, हर एक मूवेबल ऑब्जेक्ट का। जैसे सबसे पहले ये पहला मूवेबल ऑब्जेक्ट ये है ब्लॉक, इसका डिस्टेंस है x1। दूसरा वाला ये है, इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? x2। तीसरा वाला क्या है? ये है, इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? x3। सब हो गए कि एक बचा है कोई? हाँ पुली 2 बचा है ना। मैंने क्या बोला? हर एक मूवेबल ऑब्जेक्ट, पुली भी मूवेबल है ना इस बार, तो ये इसका डिस्टेंस x4 है ना। हर एक का डिस्टेंस मार्क कर दिए। अब चलो देखते हैं यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। कैसा? तुमको नहीं लगता ये स्ट्रिंग अखंड है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक? मतलब देखो, जब आप इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो हो सकता है ये नीचे जाएगा वजन से और ये ऊपर जाएगा। x4 की वैल्यू बढ़ेगी, x1 की वैल्यू कम होगी, नो डाउट कम होगी। मगर इस पूरी रस्सी की जो लंबाई है, पूरी रस्सी की लंबाई, उसमें कोई फर्क आएगा क्या? है ना। अगर मान लो ये रस्सी 10 सेंटीमीटर लंबी है,
हो सकता है फिलहाल अभी 4 सेंटीमीटर, इधर कितना लटका हुआ फिर 6 सेंटीमीटर। थोड़ी देर के बाद ये देखा मैंने कि ये ऊपर चले गया, ये नीचे आ गया, तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना 8 सेंटीमीटर। तो मतलब x की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती, मगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा। तो मैं पहले तो यहाँ लिख देता हूँ x1 प्लस x4, ये पहली स्ट्रिंग की लंबाई है। तो x1 प्लस x4 इज इक्वल्स टू L1, x4 इज इक्वल्स टू x4 इज इक्वल्स टू L1। ठीक है, चलो मान लिया। अब आगे क्या, अब आई बारी इसकी, है ना। अब यहाँ मैं बोलूँगा ये रस्सी को पकड़ो, ये बताओ ये रस्सी की लंबाई कितनी है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये लंबाई जानना ज़रूरी है, ये कितनी है। तो मैं बोलूँगा देखो ये पूरा कितना है x2, उसमें से ये x4 को माइनस करो, है ना, x2 माइनस x4, तो ये इतना टुकड़ा हो जाएगा ये। तो मैं x2 माइनस x4 प्लस, बोले अब ये कितना है, बोले x3 में से x4 माइनस करो, x3 में से x4 माइनस करो, तो ये दोनों मिलाकर अब ये क्या होंगे बेटा, ये दूसरी रस्सी की लंबाई होगी, है ना। ये समझा गया, पहले इत्मीनान से देख लो। जेई वाले खास तौर से अपने को हर एक रस्सी की लंबाई लिखना है इन टर्म्स ऑफ x, है ना। मैंने देखा ये तो क्लियर समझ में आ रहा x1, ये क्लियर समझ में आ रहा x4, तो x1 प्लस x4, x1 प्लस x4, आपका ये हो गया पहली रस्सी की लंबाई L1। दूसरी रस्सी यहाँ से यहाँ तक के, ये लंबाई कितनी होगी, तो देख बोले यार यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपका x2 है, उसमें से अगर x4 माइनस कर दूँ मैं, x4 है ना ये, तो ये इतनी रस्सी की लंबाई हो जाएगी। बोले सही है। फिर इतना टुकड़ा कितना है, बोले x3 में से देखो x4 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा आप प्रॉपर तरीके से लिखिए। फिर ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x2 प्लस x3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x4 इज इक्वल्स टू L2। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आई बात समझ में। अब आप क्या करेंगे, मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डेरिवेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आपसे डिफरेंशिएट करें। अच्छा बेटा x1 क्या है, तो बोले लेंथ है, डिस्टेंस है, आप ऐसा बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता, वेलोसिटी। तो मैं बोलूँगा ठीक है, तो फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता v1 प्लस v4 इज इक्वल्स टू 0। बोले 0 क्यों, क्योंकि भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में क्या बोला था, भले ही x बदलता हो, भले ही x1 बदलता हो, भले ही x4 बदलता हो, क्या नहीं बदलता, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो भले भैया ये L1 और L2 दोनों के दोनों क्या बेटा कांस्टेंट है, इसी वजह से। अच्छा चलो मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। इसी तरह इसे भी करो डिफरेंशिएट, तो v2 प्लस v3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ v4 इज इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। एक बार समझ। अब ऐसी बात है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 से मैं v4 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस v1, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore फ्रॉम 3 v2 प्लस v3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ v4 के जगह मैं क्या लिखूँगा, माइनस v1 इक्वल्स टू 0, है ना। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v1, therefore 2v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई जो तीनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी का रिलेशन बताता है, तीनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी का रिलेशन बताता है। कि भैया होता क्या है, अक्सर ये होता है कि हमें 3 में से 2 ब्लॉक्स की वेलोसिटी देता है, 3 में से 2 ब्लॉक्स की वेलोसिटी देता है और किसी तीसरे ब्लॉक की वेलोसिटी निकालने के लिए कहता है ना। तो अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, है ना, आपको तीनों ब्लॉक की वेलोसिटी से रिलेटेड एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तीनों ब्लॉक की वेलोसिटी से रिलेटेड इक्वेशन बनाना पड़ेगा।
तो मैंने तीनों ब्लॉक की वेलोसिटी से रिलेटेड, अब्दुल्ला सीधा, तीनों ब्लॉक की वेलोसिटी से रिलेटेड इक्वेशन मैंने बनाया, है ना। V1 V2 V3 के इक्वेशन बन गई। मान लो तुमको V2 और V3 दिया हुआ है, तुम V2 और V3 की वैल्यू डाल दोगे और तुमको फिर क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें एक्सेलरेशन भी पूछता है, तो कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो अब ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में आपको, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। ये रस्सी में अगर टेंशन T है, इसमें T है, इसमें T है, तो इस रस्सी में टेंशन आएगा ट्वाइस T, क्योंकि इन दोनों का वजन समान ना हो अकेला। तो अब यहाँ पर यहाँ तक सेम रहता, तो यहाँ पर भी टेंशन क्या आएगा, ट्वाइस T, है ना। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बताएंगे, पहले आप ये सिस्टम लिख लो पूरा का पूरा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा, जो एग्जैक्ट वही सेटअप से रिलेटेड है। इसमें दिया है अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटीज ऑफ 1 and 2 ब्लॉक्स आर 1 मीटर पर सेकेंड ईच अपवर्ड्स, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड ब्लॉक एट दैट मोमेंट। मतलब इसको उसने फर्स्ट ब्लॉक बोला है, इसको उसने सेकंड ब्लॉक बोला है, और इसको बोला है इसने थर्ड ब्लॉक। और इसने बोला है कि भैया इसकी वेलोसिटी पता लगाओ, V3 की वैल्यू पता लगाना है आपको। कैसे लगाएंगे, देखो पूरा सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, पूरा सेम प्रोसीजर। और फिर अब आगे मैं वैल्यू डालूंगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला लूँगा 2V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू 0। इसने क्या बोला, फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक की स्पीड क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 प्लस V3 इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस V3 इक्वल्स टू 0। V3 इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया तीसरे ब्लॉक का स्पीड। आया समझ। तो जो मैंने कहा था ये इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और भी बहुत कुछ है, एक जेई वालों का इसका सेशन लूँगा मैं एक अलग से। नीट वालों बैठना है तो बैठो, उसके अंदर ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि जेई का है वो, तो उसमें कुछ अलग अलग टाइप की मूवेबल पुली सिस्टम्स मैं कंसिडर पढ़ाऊँगा डिटेल में। नीट वालों को नहीं के बराबर है उसके चांसेस आने के, मगर फिर भी एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप बैठना चाहते हो सेशन में बैठ जाना। ठीक, 2-3 दिन में बताऊँगा वो कब लूँगा करके।